हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग घर बैठे बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बिना देरी किए हुए आज हम एक नए टॉपिक को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो नया टॉपिक मेरा जो है अक्षांश एवं देशांतर है। इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे, अक्षांश एवं देशांतर क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए यही नया टॉपिक लेके आए हैं। तो अक्षांश एवं देशांतर की यदि बात करते हैं, दोनों की हम यहाँ पे बात करेंगे। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, अक्षांश किसको कहेंगे, देशांतर किसको बोलते हैं। इससे लगभग बहुत हमारी पृथ्वी से मतलब मानसून के बारे में पता लगाते हैं, कहाँ पे ठंड होगा या अधिक होगा। ये सारी चीज़ें हम इस से क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब हम बिना देरी के हुए आपको एक नए अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस लेक्चर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएँ और बढ़िया से समझ पाएँ। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। अक्षांश, तो सबसे पहले अक्षांश क्या होता है, अक्षांश किसको बोलेंगे। तो अक्षांश को समझने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक यहाँ पे पृथ्वी अर्थ का मैंने क्या किया है, आपके लिए एक फिगर बनाया है यहाँ पे समझने के लिए। इसमें से जो आपको रेड लाइन दिख रही है, कौन सा लाइन, रेड लाइन जो दिख रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में इक्वल पार्ट में बांट रही है। क्या कर रही है, ये लाइन यहाँ पे दो बराबर भागों में क्या कर रही है, पृथ्वी को बांट रही है। और किधर से किधर है, ये भी आप देख लीजिए, ये पूरब से पश्चिम की ओर है। किधर है, ये पूरब से पश्चिम की ओर है। तो ऐसे हम इसको, इसी को हम क्या बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। और ये अक्षांश जो है कि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। और ये लाइन जो खींची हुई है, ये 0 डिग्री पे खींची हुई है, इसीलिए हम इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर लाइन। हिंदी में यदि बात करें यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे इसको हम ये कह सकते हैं कि इसको हम मतलब 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे, या फिर इक्वेटर लाइन कहेंगे। इक्वेटर लाइन आप ऐसे इंग्लिश में इक्वेटर लाइन से याद रखिएगा कि पृथ्वी को ये क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट रही, इक्वल पार्ट में बांट रही है। पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में बांट रही है, इसीलिए इसको इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको हम बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं भूमध्य रेखा। दूसरा मार्क लेते हैं, ये भाई मार्क चलने वाला यहाँ पे नहीं है सही से। देखिए भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ये इसको बोलेंगे। अब जैसे हम इक्वेटर लाइन समझ लिए, अब ये क्या, पृथ्वी को दो बराबर भाग में तो बांट दिया। अब पृथ्वी का दो हिस्सा हो गया, एक यहाँ पे नीचे वाला हो गया, एक हो गया ऊपर वाला। तो पृथ्वी के ऊपर वाले जो हिस्से हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग, ये मेरा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। ये मेरा हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। और नीचे जो है ये मेरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे हम लिखते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये चीजें यहाँ पे हमने आपको बता दिया। ऊपर वाला क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे अब अक्षांश क्या होता है, अक्षांश मैंने बोले कि पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई पूरब से पश्चिम वाली रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा
या इक्वेटर लाइन कहेंगे। अब इसी के समांतर अन्य सारे मतलब रेखा खींची गई है, ठीक है, इसी को हम अक्षांश कहते हैं, लैंगिट्यूड लाइंस। लैंगिट्यूड लाइंस इसी को हम कहते हैं, अक्षांश को। ये सारी रेखाएं आपको जो हम ब्लैक वाला आपको जो खींचे मतलब यहाँ पे जो ऐसे ऐसे खींचे हैं, आपको सारे जितने ब्लैक रेखा दिख रहे हैं ये भी मेरा क्या है, अक्षांश रेखा है। ये क्या है, ये समांतर है। ये जैसे मान लीजिए अक्षांश हुआ, ये 0 डिग्री अक्षांश हुआ, तो 0 डिग्री अक्षांश उसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलेंगे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलेंगे। अब इसी के समानांतर अन्य सारी रेखाएं हैं जिसको हम अक्षांश कहते हैं, और इसी ये भी क्या होती है, पूरब से पश्चिम की ओर ही खिंची होती है, पूरब से पश्चिम की ओर ही ये खिंची हुई होती है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये समांतर तो है, समांतर होने के बावजूद ये क्या होती है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। तो आप यहाँ पे यह कह सकते हैं कि सर यदि समान है तो इनकी बीच की दूरी कितना होगी। तो आप यहाँ पे ध्यान नोट कर लीजिएगा कि दो अक्षांशों की बीच की दूरी होगी, दो अक्षांशों की बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी ये जो होती है, जैसे मान लीजिए ये मेरा 0 डिग्री अक्षांश है और यहाँ पे 1 डिग्री अक्षांश है। हम आपको ये भी बता देना यहाँ पे चाहते हैं कि प्रत्येक अक्षांश जो होते हैं ये 1-1 डिग्री के अंतर पे होता है, 1-1 डिग्री के अंतर पे होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इनके और 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री अक्षांश के बीच की जो दूरी होगी ये मेरा 111 किलोमीटर होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 111 किलोमीटर। इस चीज को, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने आपको बता दिया है, क्या बोले कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ये अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश, चाहे आप ऊपर ले या फिर उत्तरी गोलार्ध में जाएं या फिर दक्षिणी गोलार्ध में जाएं, उनके बीच की दूरी क्या होगी, समान रहती है। और दो अक्षांशों की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। प्रत्येक डिग्री जो होता है 1 डिग्री के अंतराल पे खींचा जाता है, 1-1 डिग्री के अंतराल पे। इस प्रकार से 0 डिग्री से लेके यदि हम साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो यहाँ तक मेरा 90 अक्षांश होते हैं। कितने 90 अक्षांश, 90 अक्षांश होते हैं। और ऊपर भी यहाँ 0 डिग्री से लेके नॉर्थ पोल तक यदि बात करें, उत्तरी ध्रुव तक, यहाँ भी 90 अक्षांश हो गए। 90 मेरा कुल कितना हो गया, 180 अक्षांश हो गए। लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज में नहीं जोड़ा, कौन सी जोड़ा, 0 डिग्री अक्षांश को नहीं जोड़ा है। 1 से लेके 90 तक यहाँ गया, यहाँ फिर 1 से लेके 1 डिग्री से लेके यहाँ तक 90 गया, 1 डिग्री से लेके यहाँ तक 90 गया। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, लेकिन 0 डिग्री को मैंने नहीं जोड़ा। तो ऊपर 90 नीचे 90, 180 अक्षांश। और ये हो गया एक 0 डिग्री जो कि मेरा भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा। ये इसको यदि जोड़ेंगे तो 90 180 प्लस में 1 करेंगे तो 181 हो गया। यानी कि अभी आप क्या सीखे, कुल अक्षांश कितना हो गए, कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांश जो है अक्षांश, कुल अक्षांश मेरा कितना हो गया, ये हो गया मेरा 181। अभी आपने ये सीखा। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए इसमें 2 की कमी आएगी। तो 2 की कमी कैसे आएगी वो आपको मैं बताता हूँ। 2 की कमी इसलिए आएगी कि जो इधर का 90 नंबर पे जो अक्षांश है, यानी कि ये जो साउथ पोल पे जो दक्षिणी ध्रुव पे जो अक्षांश है वो काफी बिंदु मात्र हो जाएंगे। क्या होंगे, वो लगभग बिंदु मात्र के होने के कारण बिंदु मात्र हो जाता है। इस कारण से इसको क्या कहता है, मतलब अक्षांश में नहीं गिना जाता है कभी कभार। सेम प्रोसेस उत्तरी गोलार्ध में भी यही होगा, मतलब इधर 1 घट गया, इधर 1 घट गया, तो 1-1 अक्षांश, यानी कि लास्ट अक्षांश जो होते हैं
दक्षिणी गोलार्ध का लास्ट अक्षांश लगभग वह ध्रुव पे होते हैं, मतलब बिंदु मात्र होते हैं, ऊपर भी बिंदु मात्र के होंगे, इसलिए यहाँ पे 2 अक्षांशों की कमी आएगी। तो कुल हो गया 181। अब 81 में से 2 जब घट जाएगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 179। आप इस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ पे एग्जाम में कभी के ऑप्शन में से या तो 181 दे देगा या फिर 179 दे देगा। आप इस चीज को आप आराम से वहां पे अपने हिसाब से ऑप्शन को चुन लीजिएगा। आगे अब यदि बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 डिग्री अक्षांश लिया, उसी प्रकार से यदि 23.5 डिग्री अक्षांश आएंगे, ये मेरा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसी को हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम इसको हम यहाँ पे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा इसको बोलते हैं, मकर रेखा। ये चीज यहाँ आपको बताया मैंने। सेम उसी प्रकार से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाएगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाएगी, ये मेरा कहलाएगा कर्क रेखा। क्या कहलाएगा, कर्क रेखा कहलाएगा, कर्क रेखा कहलाएगा। इसको हम कर्क रेखा बोलेंगे, इस चीज को ध्यान रखिए। और आपने यदि कभी आप पढ़े हैं कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन से हैं, मैं आपको, यानी कि देखिए मेरा यहाँ पे मकसद ये नहीं था कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, हम आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि भारत अब आएगा किधर, दक्षिणी गोलार्ध में आएगा या फिर उत्तरी गोलार्ध में आएगा, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे अब समझ गए होंगे कि भारत जो है ये मेरा उत्तरी गोलार्ध में जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में मतलब इस जगह यहाँ पे अपने उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे भारत स्थित है, इस चीज को आप समझिए यहाँ पे। तो कर्क रेखा तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो आपको एक ट्रिक में बता देता हूँ, वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। आपको मैं भी बता देता हूँ यहाँ पे लिख के थोड़ा सा, ये यहाँ पे हो गया मित्र पर गमछा झाड़, ये चीज मित्र पर गमछा झाड़। देखिए मोह से क्या हो गया, मोह से टोटल 8 राज्य है जिससे क्या होती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो पहला हो गया मेरा मिजोरम हो गया, मिजोरम। इसके बाद त्रो से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया। पो से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया मेरा, ये चीज आप ध्यान रखिए। इसके बाद रो से क्या हो गया, ये मेरा राजस्थान हो गया, राजस्थान। गो से क्या हो गया भाई, ये मेरा गुजरात हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं गुजरात, गुजरात। मो से क्या हो गया भाई, मो से मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, इस चीज को। आगे झो से क्या हो गया, गमछा झाड़, ये मेरा हो गया झो से झारखंड, झारखंड। फिर मेरा रो से क्या हो गया, गमछा, हम यहाँ पे गलती लिखे हैं भाई, सॉरी एक चीज यहाँ पे गलती लिखे हैं, गमछा हम गमझा लिख दिए हैं, गमछा छो यहाँ पे होगा, छो आका होगा। तो छो से मेरा क्या होगा भाई, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ये चीज आप यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। और झो से क्या हो गया, झारखंड, झारखंड। ये 8 राज्य होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा 8 राज्य हो गया जो क्या होते हैं, जिसे क्या होते हैं भारत, मतलब ये कर्क रेखा होकर गुजरते हैं। भारत से, भारत के इन सब राज्यों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यदि आपको याद रखना है तो आप इस ट्री को याद रखिए, मित्र पर गमछा झाड़। और मैंने आपको सब राज्य का नाम यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब आगे हम समझते हैं, आगे यहाँ पे चलते हैं कि ध्यान रखिएगा,
मैंने अभी कर्क रेखा के बारे में बता रहा था, कर्क रेखा भी हम बता रहे थे। यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होगा उसको हम कर्क रेखा बोलेंगे, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सेम उसी प्रकार से यदि दक्षिणी गोलार्ध की मैं बात करें 23.5 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाएगी, ये मेरा मकर रेखा कहलाएगी, ये मेरा मकर रेखा कहलाएगी। और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कुल अक्षांश जो होते हैं 181 होते हैं या 179, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 181 या 179। और यहाँ पे मैंने क्या बोला कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहती है, तो कितना होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, जिसे मान लीजिए इस अक्षांश के बीच की दूरी बात करें या फिर इस अक्षांश की मतलब बीच की दूरी बात करें, तो ये सबका कितना होगा 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होगी यहाँ पे। और प्रत्येक अक्षांश जो होते हैं ये 0 डिग्री के अंतराल पे होती है, यानी कि यहाँ 0 डिग्री 1 डिग्री के अंतराल पे, कितने डिग्री के अंतराल पे, 1 डिग्री के अंतराल पे होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि ये अक्षांश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने यहाँ पे क्या बताएंगे, देशांतर को हम समझेंगे, देशांतर क्या होते हैं इस चीज को हम समझेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, को देखता हूँ आपको मैं 1-2 मिनट के बाद, अभी मैं आपको अक्षांश तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको देशांतर बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 मिनट लगभग हो गया होगा। अब मैं आपको तब तक में एक नया फिगर बना लिए हम, ये मेरा देशांतर हुआ। अब इसमें हम क्या समझेंगे, देशांतर को समझेंगे, देशांतर रेखा किसको बोलेंगे। तो अक्षांश मैंने आपको बताया था अभी तुरंत, तो अक्षांश किसको बोले थे कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा, लैंगिट्यूड लाइन कहते हैं उसको, लैंगिट्यूड लाइन आपको मैंने बताया था। अब उसी प्रकार से हम किसको समझेंगे, देशांतर को समझेंगे। देशांतर क्या होता है, तो ये मेरा जो होता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को हम इस देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, देशांतर कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहेंगे। अब देशांतर क्या होते हैं इतना हमने बता दिया, देशांतर बता दिए। अब इनकी संख्या क्या होती है, क्या ये भी अक्षांश की तरह समानांतर होती है, क्या इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये देशांतर जो होते हैं ये क्या होती है, लगभग इनका एंगल होता है 360 डिग्री होता है। आप लगभग समझिए 360 डिग्री का। आप इमेजिन करिए गोल का, इसका पृथ्वी ग्लोब, ग्लोब का इमेजिन करिए। और आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए, 1 मिनट हमारा कल तो रखने दीजिए। क्या हमने बोला, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ ऐसे मान लीजिए गोल है, तो ये हमारी उंगली जो है, उंगली आपको दिख रहा है बीच वाला एंगल, ये उंगली मैंने, तो आप इसको समझिए, ये मेरा ऊपर वाला जो हो गया, ये जो आपको हम खड़ा किए, ये मेरा क्या हो गया, ये हुआ मेरा देशांतर। और बाकी जो सब रखा वो भी क्या है, देशांतर। बल्कि ये सब क्या था, यहाँ ऐसे आके सब यहाँ कहाँ जुटती है, ये सब मेरा मतलब सब रेखा यहाँ ध्रुव पे आके जुटती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मानिए मेरा ये रेखा जो है ये कैसे गोल की तरह नीचे जाएगा, फिर इधर से आया हुआ है। आप ऐसे समझिए कि एक गेंद में क्या किए, चूड़ी पहनाए, ऐसे समझिए गेंद में आप क्या किए, चूड़ी पहनाए, वही आपको क्या हो गया, वो मेरा आपका देशांतर हो गया ऐसे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देशांतर कहेंगे उसको। और ये देशांतर जो होते हैं कितने, इसका हमेशा एंगल कितने डिग्री बोले, 360 डिग्री का होता है। देशांतरों के बीच ये मतलब एक देशांतर का जो कोण होगा वो कितने डिग्री कोण बनाती है, तो प्रत्येक देशांतर 360 डिग्री का कोण बनाती है। आप ऐसे इमेजिन करिए,
एक फुटबॉल लीजिए, हमने आपको ज्ञान के बारे में बताया, आप फुटबॉल लीजिए आप, और फुटबॉल को क्या करिए, एक उसको रिंग के अंदर से बंद करिए। ये मान लीजिए फुटबॉल है, अब इस पे हम रिंग चढ़ाएंगे, इनके बीच कितना होगा, 360 डिग्री का कौन बनाएगा वो। उसी प्रकार से हमारे पृथ्वी में जो देशांतर रेखा जो होती है, ये भी 360 डिग्री का कौन बनाती है। अब इनकी संख्या कितनी होगी, देशांतर की संख्या कितनी होगी, इसको हम समझेंगे। देशांतर की संख्या जो होती है ये भी 360 होती है। कुल देशांतर की संख्या आपको यहाँ पे हम लिख के बताते हैं। कुल देशांतर कितनी होती है, 360 होती है। और प्रत्येक देशांतर 360 डिग्री का कोण होती है। यहाँ पे हमने 360 डिग्री लिखा, ये गलत है, सिर्फ 360 यहाँ पे होगा। लेकिन प्रत्येक देशांतर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, प्रत्येक देशांतर कितने डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनाती है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि सब देशांतरों के बीच की दूरी समान नहीं होते हैं, यानी हम यह कह सकते हैं कि अक्षांश आपस में समानांतर नहीं होती है। तो अब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे इस ध्रुव से निकला और यहाँ आके जुड़ गया, ऐसे करके इनके बीच की दूरी समान तो हुई नहीं यहाँ पे। तो आप ऐसे सोच सकते हैं यहाँ पे, तो अब इन देशांतरों की बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होगी। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दो देशांतरों की बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पे होगी, किस अक्षांश पे हो सकती है, आप ऐसे ध्यान रखिए। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो अधिक होगी वह मेरा विषुवत रेखा पर होगा। कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पे होगा। तो कितने डिग्री मतलब कितने किलोमीटर का मतलब क्या होगा, अधिक होगी, ये 111 किलोमीटर इसके बीच की दूरी होता है। 111 दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक जो होगी वह भूमध्य रेखा पे होगी। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दो अक्षांश है, ये मैं आपको ये जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ज्यादा डार्क कर रहा हूँ, ये बगल वाला, ये दो अक्षांश हुआ। ये तो सबसे पहले मैं आपको 0 डिग्री देशांतर के बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं है, इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसके बीच की दूरी निकली, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी होगी, ये सबसे अधिक होगी। यहाँ पर होगा, मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे दर्शाया, नहीं तो रुकिए आपको मैं यही बता देता हूँ। चलिए ये मैंने जो डार्क वाला किया, यहाँ पे क्या होगी, सबसे अधिक दूरी होगी, कितना होगा, ये मेरा होगा 111 किलोमीटर का, 111 किलोमीटर का होगा। कितने का होगा, 111 किलोमीटर का होगा, सबसे अधिक दूरी होगी 111 किलोमीटर का। तो दो देशांतरों की बीच की दूरी, दो देशांतरों की बीच की दूरी जो होगी सबसे अधिक कहाँ पे होगी, ये मेरा विषुवत रेखा पे होगा। कितना होगा, 111 किलोमीटर का होगा। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या यहाँ पे जो 0 डिग्री हम खींचे हैं, 0 डिग्री देशांतर जो मेरा है, क्या इसको सिर्फ 0 डिग्री देशांतर है, क्या इसका कोई नाम नहीं है, इसका भी नाम है। जैसे हमने आपको बताया था 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बताया था, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा नाम जानते हैं। ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या मानक समय जो शुरुआत होते हैं ग्रीनविच रेखा से ही मानक समय का मतलब मापन लेते हैं, यही से समय को प्रारंभ करते हैं देखने के लिए, यही से शुरुआत किया गया है। आपको मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने क्या बोला कि 0 डिग्री देशांतर को 0 डिग्री देशांतर को 0 डिग्री देशांतर को हम क्या क्या बोले, यानी कि 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलेंगे, ग्रीनविच रेखा बोलेंगे इसको, ग्रीनविच रेखा बोले हम इसको, प्रधान मध्याह्न रेखा बोले हम,
प्रधान मध्याह्न रेखा, मध्याह्न, ऐसे प्रधान मध्याह्न होता है कुछ, प्रधान मध्याह्न रेखा। और इसको प्रमुख याम्योत्तर भी बोलेंगे, इसको प्रमुख याम्योत्तर, प्रमुख याम्योत्तर इसी को कहते हैं। इसका भी 3 नाम यहाँ पे हो गया। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनिच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रमुख याम्योत्तर। ये यहाँ पे मैंने 3 चीज आपको बताया। यहाँ पे इस चीज को नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार क्या करिए, वीडियो को रोकिए और उसके बाद कोशिश करिए जैसे जैसे हम बता रहे हैं इसी प्रकार से याद रखिए इस चीज को। अब बात आता है कि हमारा भारत जो है, अपना भारत की बात करें, समय मैंने बताया कि 0 डिग्री देशांतर से क्या होते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताऊं, यदि 0 डिग्री देशांतर से, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिए कि 0 डिग्री देशांतर से यदि हम 0 डिग्री देशांतर से यदि हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि किधर, पूर्व की ओर, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर यदि बढ़ेंगे तो मेरा समय उसमें 1 घंटा क्या होता है, जुटता है। 1 घंटा उसमें क्या होगा, प्लस होते जाएगा। और यदि हम बात करें, ये पूर्व की दिशा में बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 1 घंटा पूर्व, यहाँ पे मैंने लिखा। और यदि हम यदि पीछे की बात करें, यदि पीछे हम चलेंगे तो मेरा समय क्या होगा, घटेगा, वो 1 घंटा घटता है। यहाँ पे पश्चिम में जाने पर 1 घंटा समय क्या होगा, घटेगा। ये आपको यहाँ पे समझ मतलब याद रखना होगा। और आप ये भी ध्यान रखिए, आपको मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, एक आप गलत से बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, आराम से बने रहिए, हर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। माइंड को स्थिर करके मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं इस लेक्चर में बहुत खास चीज बताने वाला हूँ। वो खास चीज मैं आपको अभी पहले से मतलब शुरू कर चुका हूँ, अब अंत भी करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का हो सकता है, आगे और चलेगा। ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या बोला, यदि 0 डिग्री देशांतर से यानी कि ग्रीनिच रेखा से यदि पूरब की ओर बढ़े, यदि आगे इधर हम पूरब की ओर आगे बढ़े तो मेरा ये क्या होगा, 1 घंटे का समय क्या होगा, इसमें बढ़ेगा, 1 घंटा का समय बढ़ेगा। और यदि हम पीछे की ओर चलें, क्या चलें, पीछे की ओर चलें, तो यहाँ पे मेरा 1 घंटा का समय क्या होगा, इसमें माइनस करेंगे, यानी कि घटाएंगे इसमें। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अब जैसे मेरा भारत देश की बात करते हैं, अपना भारत देश जो है ये ग्रीनिच रेखा से, किससे, ग्रीनिच रेखा यानी कि ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्रमुख याम्योत्तर से जो है ये मेरा 5.5 घंटा आगे है। भारत का समय जो है, मानक समय जो भारत का है, ये ग्रीनिच रेखा से यानी कि 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे है। आप यहाँ पे इस चीज को लिखिए, यहाँ लिखिए, जैसे भारत का समय ग्रीनिच रेखा से ये आप इस चीज को पॉइंट करिए, ग्रीनिच रेखा से 5.5 घंटे, इसको हम लिखते हैं जैसे 5 डिग्री 30 मिनट, 5 डिग्री 30 मिनट ऐसे लिखते हैं। ये इतना घंटा, 5.5 घंटा आगे है, ये चीज यहाँ पे। उसके बाद ये हमने बता दिया। जैसे मान लीजिए, यदि मान लीजिए कहाँ पे, ग्रीनिच रेखा पर, यदि ग्रीनिच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, यदि ग्रीनिच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो अपने भारत देश में कितना बज रहे होंगे, तो 12 में कितना आप कर दीजिए, प्लस 5.5 कर दीजिए, कितना गया, जोड़ लीजिए वहां पे। तो उसके बाद जितना यहाँ पे होगा वो समय, यानी कि 12 बाद ऐसे जोड़िए, 1 बजा, 2, 3, 4, 5,
5 घंटा मेरा उड़ गया, इसका आधा 5.5। आपको अच्छी तरह से समझ, मैंने आपको एक जिस प्रकार से गांव में देहात में जोड़ता है उस प्रकार से मैंने आपको जोड़ के बताया। ये मेरा यहाँ पे अपने भारत देश में कितना बदला होगा, 5:30 कौन समय होगा, दोपहर यहाँ पे बज रहा था, तो 5:30 दोपहर के बाद उठेगा तो क्या होगा, सुबह या शाम होगा, तो ये मेरा शाम का समय होगा। 5:30 मतलब बज रहा होगा और ये संध्या का समय होगा, यहाँ ध्यान रखिए। उसके बाद मेरा यहाँ पे हम यदि बात करें, अब भारत देश की बात करें, भारत कहाँ पे स्थित है, ये सब देशांतर तो ऐसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ देशांतर है, यहाँ से यहाँ देशांतर है, तो कोई ना कोई देशांतर है ना। तो भारत जो मेरा है यहाँ पे 82.5 डिग्री देशांतर पे स्थित है। यहाँ पे इस पॉइंट को याद करिए, भारत जो है, भारत 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है, 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। और मैं यदि आपको बात करूं, यदि आप यहाँ पे देशांतर की बात करें, जैसे मान लीजिए ये देशांतर है, इस देशांतर से इस देशांतर पे आने में कितने का समय लगेगा, इस देशांतर से इस देशांतर पे आने में कितने का समय लगेगा, क्या बता सकते हैं यहाँ पे, क्या आप बता सकते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें कि एक देशांतर को पार करने हमको 4 मिनट का समय लगता है, कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर को पार करने में। यहाँ पे और एक पॉइंट लिखिए कि एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ये चीज यहाँ पे हमने बताया कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ये चीज यहाँ पे बताया आपको। उसके बाद तो 1 घंटा में आप ऐसे क्या कर सकते, 1 घंटा में हम कितने देशांतर को पार कर सकेंगे, कितने देशांतर को हम पार कर सकते हैं 1 घंटा में। तो आप निकालिए, यहाँ पे इसे हमने आपको बताया कि क्या बोले हम, कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है एक देशांतर को पार करने में। हमने यानी कि हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 मिनट में एक देशांतर पार करेंगे। कितने देशांतर, एक देशांतर पार करेंगे। तो हमसे पूछा क्या है, 60 मिनट, क्या पूछा हमसे, 60 मिनट में हम कितने देशांतर को पार करेंगे। ठीक है, यानी कि हम पहले ही ठीक लिखे थे, उल्टा पुल्टा कर दिए। हमसे पूछा कि 60 मिनट में कितने देशांतर को पार करेंगे। जब 4 मिनट में एक देशांतर, 4 मिनट में एक देशांतर, 60 मिनट में यानी कि 1 घंटा में कितने देशांतर को पार करेंगे। इस चीज को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। क्या बोले हम कि एक देशांतर पार करने में कितना समय लगा, 4 मिनट का समय लगा, 4 मिनट का समय लगा। ठीक, तो हमको यहाँ पूछा क्या गया है, हम फिर उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, क्या 4 मिनट में एक देशांतर पार करते हैं, 4 मिनट में कितने देशांतर, एक देशांतर पार करते हैं। इसलिए 1 मिनट में पूछा है, 1 मिनट में 1/4 इतना देशांतर पार करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, 60 मिनट में, कितना मिनट में, 60 1/4
4 गुने 60 कर देंगे, आप कर देगा हमारा कितने बार में, 15 बार में। तो हम यानी कि 60 मिनट यानी 1 घंटा, 60 मिनट यानी 1 घंटा में हम जो है कितना देशांतर पार कर लेंगे, 15 देशांतर पार कर लेंगे, 15 डिग्री देशांतर पार कर लेंगे। ये चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, 15 डिग्री देशांतर हम क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे 1 घंटा में। और 1 देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो आज का लेक्चर लगभग मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।